अस्सलाम वालेकुम। आयोनाइजेशन टेक्निक्स इन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक आयोनाइजेशन टेक्निक को डिस्कस कर लिया है, वो है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब जो टेक्निक हमने डिस्कस करनी है केमिकल आयोनाइजेशन। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक थी तो केमिकल आयोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह के थे जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन मुकम्मल तौर पर टूट जाते थे। हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आती नहीं थी। मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक से देखो, ये हमारे पास अगर ग्राफ बनता है ना, तो इनमें ना कुछ इस तरह की पीक्स हमारे पास आ रही होती हैं और एक पीक लास्ट में आ रही होती है और वो बता रही होती है मॉलिक्यूलर मैस को। किसको बता रही होती है? मॉलिक्यूलर मैस। और मैंने इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में एक चीज़ बताई थी कि उसमें अगर बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, ये उसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील कर देती है। अब हमें चाहिए इस पूरे मॉलिक्यूल का मैस। अब पूरे मॉलिक्यूल का मैस तभी निकलेगा जब हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं आती तो आपके पास मॉलिक्यूल का मैस ही नहीं आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के तो फिर एक नई टेक्निक निकाली गई, वो है केमिकल आयोनाइजेशन। ये हमारे पास क्या है? केमिकल आयोनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसको केमिकल आयोनाइजेशन कहते क्यों हैं ये भी देखेंगे। इसको सबसे पहली दफ़ा डिस्कवर करने वाले साइंसदान दो थे। केमिकल आयोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केमिकल आयोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले दो साइंसदान थे। एक था मनसन एंड सेकंड नाम है फील्ड, FIELD, मनसन एंड फील्ड। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये है कि केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक जो है ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, मतलब इसमें आपका मॉलिक्यूल टूटता बहुत कम है। सही, केमिकल आयोनाइजेशन इज केमिकल आयोनाइजेशन इज सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस वजह से इसको लाया गया, ये वजह भी लिख लें। सम मॉलिक्यूल्स लाइक सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिस तरह के हमारे पास है ईथर ईस्टर, अमाइन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली फ्रेगमेंटेड। ये बहुत जल्दी टूट जाते थे। आर हाईली फ्रेगमेंटेड का मतलब टूट जाना। फ्रेगमेंटेड इन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बड़ी जल्दी टूट जाते थे। इसीलिए केमिकल आयोनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। केमिकल आयोनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो हमारे पास केमिकल आयोनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते थे। हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक आती ही नहीं थी, जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूलर मैस को मालूम नहीं कर पाते थे। तो इस टेक्निक को थोड़ा सा यूज़ करके ये वाला काम किया गया। तो अब यहाँ पे ना चंद एक बातें मैं लिखूँगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। इट इज़ लो एनर्जी प्रोसेस। अब केमिकल आयोनाइजेशन जो है ना, ये लो एनर्जी प्रोसेस है। इट इज़ अ लो एनर्जी प्रोसेस। देखो, मैंने अभी ऊपर बात की है, ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है। सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक का मतलब क्या है कि इसमें जो एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, वो लो एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है। इट इज़ अ लो एनर्जी प्रोसेस देन
इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, द लोअर एनर्जी, अगर एनर्जी कम होगी, द लोअर एनर्जी यील्ड लेस, और समटाइम्स ये दे रही होती है यील्ड लेस, और समटाइम्स बाज दफा समटाइम्स नो फ्रेगमेंटेशन, ये बाज दफा थोड़ी फ्रेगमेंटेशन देती है, ये बाज दफा दे ही नहीं रही होती सही फ्रेगमेंटेशन। एंड यूजुअली अ सिंपल स्पेक्ट्रम, और जो हमें प्रोवाइड करेगी वो सिंपल स्पेक्ट्रम होगा, और याद रखिएगा, अगर मैं एक यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना के दिखाऊँ ना, अगर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है तो आपका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद स्पेक्ट्रम आ रहा था कुछ इस तरह का, इस तरह की पीक्स काफ़ी सारी आपके पास आ रही होती हैं। अगर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती तो आपके पास सिंपल सा इस तरह का एक स्पेक्ट्रम आ गया, एक लाइन होगी आपको स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही होगी, या मैक्सिमम हुई तो 2 लाइनें होगी, अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गई है। सो अगर फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्या हो गई, फ्रेगमेंटेशन हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुई है यानी कि मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटा है, यहाँ पे नो फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इस ग्राफ के अंदर नहीं हुई, नो फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके का से आप पता लगा सकते हो आया ये वाली टेक्निक सॉफ्ट है या हार्ड है, सही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ हमारे पास नेक्स्ट, इन केमिकल आयोनाइजेशन में ना हम कोई कैरियर गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं या रिएजेंट गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आ reagent gas such as चांद एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सच एज मीथेन, हम मीथेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीथेन, आइसोब्यूटेन, आगे जाके इन सब की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, मीथेन की भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, आइसोब्यूटेन की भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और अमोनिया, और या फिर अमोनिया is introduced in chemical ionization chamber, is introduced in EI, chemical ionization, electron impact ionization chamber, EI chamber at high pressure, थोड़ा सा प्रेशर हाई होता है, एट हाई प्रेशर। कितना प्रेशर हाई होगा, देखें नॉर्मली हम अगर करते हैं वो होता है 10⁻⁻7 टॉर, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो तकरीबन 1 टॉर होता है, 1 टॉर। तो 10⁻⁻6 या 7 टॉर से ये वाला प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो हम थोड़ा सा हाई प्रेशर रख के इन गैसों को इंटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली एक चीज़ याद रखिएगा, केमिकल आयोनाइजेशन में डायरेक्टली आयोनाइजेशन नहीं होती। मतलब क्या है, देखो आपकी सबसे पहले ये जो 3 मैंने गैसें लिखी हैं इनमें से कोई भी गैस आप यूज करोगे एज अ रिएजेंट, पहले फ्रेगमेंटेशन या आयोनाइजेशन होगी इस गैस की, और ये वाली गैस आगे करवाएगी आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी फ्रेगमेंटेशन, यानी कि दरमियान में एक रिएजेंट इस्तेमाल कर लिया है जो आगे फ्रेगमेंटेशन करवा रहा होता है, सही, या फिर आयोनाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन नहीं आयोनाइजेशन करवा रहा होता है, पहले इसकी आयोनाइजेशन, अब ये वाली चीज़ आगे जाके आयोनाइजेशन करवा रही होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको लाजमी जहन में रख लीजिएगा। अब होता यह है कि हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सही। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन and electron impact ionization is similar, ये दोनों की इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट
सिमिलर है। मसलन किस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, तो आप दोबारा फिर यहाँ पर थोड़ी सी इसको बना लेते हैं। हमारे पास ये इस तरह के हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से हमारे पास एक इनलेट होती है जहाँ से आपने सैंपल को इन करना होता है। यहाँ से क्या करना होता है, सैंपल को इन करना होता है। और ये हमारे पास बेसिकली बाहर वाली दीवारें हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कैथोड लगा होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होने होते हैं, और यहाँ पे एक एनोड लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ला। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यानी कि इसकी सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर में डिफरेंट है। प्रोसीजर समझ गए तो समझ लीजिएगा सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई। सही है। बाकी भी सारी की सारी चीज़ यहाँ पे जी रिपेलर प्लेट लगी होती है। कहाँ पे? यहाँ पे एक रिपेलर प्लेट लगी होती है जिसको हमने दिया था पॉजिटिव चार्ज। एक रिपेलर प्लेट यहाँ पे लगी होगी जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ये क्या हमारे पास रिपेलर प्लेट्स हैं। अब ये हमारे पास कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। ये हमारे पास क्या है, नीचे वाला एनोड है। और यहाँ पे हमने कुछ प्लेट्स लगा रखी होती हैं इस तरह। चलो जी मैं इस तरह कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं या इलेक्ट्रोड्स कह लो। अब इन इलेक्ट्रोड्स को ना हमने जिस तरह बाहर की तरफ जा रहे हैं, सही है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा, इसके ऊपर उससे ज़्यादा, इसके ऊपर उससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है कि यहाँ से आप गैस को इंटर करोगे। गैस को अभी सैंपल को इंटर नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पे कुछ गैसेस के नाम लिखे, मीथेन, आइसोब्यूटेन और अमोनिया। इनमें से आपने जो मर्जी गैस सेलेक्ट कर लो। ये तीनों की तीनों हमारे पास गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आपने यहाँ पे गैसेस फॉर्म में यूज़ करना है। इन तीनों में से जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इस केमिकल को आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। सबसे पहले आप सपोज करते हो यहाँ से अमोनिया को चूज किया, अमोनिया को यहाँ पे एंटर कर दिया है, सही है, या फिर ब्यूटेन, मीथेन, जिसको मर्जी चूज कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले आपकी अमोनिया चेंज होगी किसमें, आयंस में। सही, मैं सपोज करता हूँ ये आपका अमोनिया चेंज हो गया आयन में। अब जब आपका अमोनिया पता चल गया कि अब आयन में तब्दील हो चुका है, तो इसके बाद आपने सेकंड नंबर पे यहां से सैंपल को गुजारना है। यहां से क्या करोगे, सैंपल को अब गुजारना है। पहले आप रिएजेंट गैस को गुजारोगे, इसके बाद सैंपल गुजारोगे। अब आपने ये वाली चीज बंद कर देनी है। अब होगा क्या कि ये जो आयोनाइज, ये वाली चीज जो आयोनाइज है, ये इसको भी आयंस में तब्दील कर देगी। अब तब्दील किस तरह कर रही होती है, वो चीजें हमने यहां पे देखनी है। वो चीजें हमने यहां पे देखनी है। अब पहले यही चीजें लिखूंगा मैं थोड़ी थोड़ी, ताकि बातें समझ में आ जाएं। बाकी आगे प्रोसीजर क्या होता है वो हम देख लेंगे अभी। सही है। तो इसमें होता क्या है, द reagent gas is ionized by using beam of electron की मदद से हम सबसे पहले जो काम होता है वो आपकी रिएजेंट गैस को आयोनाइज यानी आयंस में बदल देना है। देन फिर क्या होता है, देन आयोनाइज्ड reagent gas is change the sample, changed, changed the sample of organic compounds ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को चेंज कर देती इनटू आयंस। अब ये आयंस में किस तरह कन्वर्ट कर रही होती है, इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। इसमें जो मेनली बातें हैं ना, वो सारी हमने पढ़ी है। सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है, किस लिए हमने इसको लाया गया है, सही है। अब इसको अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास ग्राफ में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है, नो फ्रेगमेंटेशन होगी, यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट बनेगा ही नहीं। तो हम कुछ कैरियर गैस या फिर रिएजेंट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ के नाम याद रख लीजिए, मीथेन, आइसोब्यूटेन और अमोनिया को यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल आयोनाइजेशन वाली इंस्ट्रूमेंटेशन के बिल्कुल सिमिलर है। अब होता क्या है कि सबसे पहले आपकी रिएजेंट गैस आयोनाइज होती है। जब रिएजेंट गैस आयोनाइज हो जाएगी तो वो आगे जाके आयोनाइज करवाती है आपके सैंपल के मॉलिक्यूल को। ये एक प्रोसीजर थोड़ा सा याद रखिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैंने नेक्स्ट मीथेन किस तरह काम करवा रहा होता है, इस चीज़ को अभी डिस्कस करना है। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके मीथेन को एज अ रिएजेंट किस तरह, आप अमोनिया को एज अ रिएजेंट किस तरह यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो इसको वीडियो को तकरीबन लेंथ 15 मिनट हो गई है, तो वो काफ़ी 15-20, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लेंथ बड़ी हो, तो मैक्सिमम व्यूअर्स क्या करते हैं जी, सोना शुरू कर देते हैं। इतनी बड़ी वीडियो देख के वो वैसे ही बंदे को खौफो हरास हो जाता है कि इतनी बड़ी वीडियो किस तरह देखनी है। तो इतनी ही बहुत है, स्क्रीनशॉट लाजमी ले लो। अल्लाह हाफिज़।